नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो आप लोगों को तैयार करना है वो है जैसे कि बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। कभी कभी पूरा वर्णन भी पूछ लेता है और कभी कभी इसका केवल रेखांकित चित्र भी बनाने को पूछ लेता है। फिर है एक द्विलिंगी पुष्प की संरचना का चित्र बनाओ। इसमें आप द्विलिंगी पुष्प की संरचना का चित्र भी बना लेंगे। और कभी कभी मादा जननांग या नर जननांग का चित्र भी पूछ लेता है, तो आप ये पूरे पुष्प की संरचना को अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसका चित्र भी बनाएंगे। अगला प्रश्न है परागकण क्या है। तो परागण क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो आप परागण में लिख देंगे दो प्रकार का होता है, स्वयं परागण और परपरागण। और इसमें जो लाभ व हानि है वो परपरागण और स्वयं परागण की लिखनी है तुमको कि स्वयं परागण से क्या लाभ है और क्या हानि है, और परपरागण से क्या लाभ और क्या हानि है। फिर है भ्रूण, ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। फिर है भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। अंतर कभी कभी 2 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो इसमें गुरु बीजाणु जनन आप पढ़ेंगे। उसके बाद है निषेचन या त्रिसंलयन को समझाइए। तो निषेचन क्या होता है, जब नर व मादा युग्मकों का मिलन होता है तो इसको हम निषेचन कहते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और त्रिसंलयन जो होता है, क्योंकि जब निषेचन की क्रिया होती है तो परागकण से जो पराग नलिका निकलती है उसमें 2 नर केंद्रक होते हैं। तो एक तो जाके अंडकोशिका से मिल जाता है और दूसरा बीच वाले केंद्रक से जाके मिल जाता है। तो वहाँ पर केंद्रकों की संख्या जो होती है वो 3 हो जाती है। 2 पहले से ही होती है, एक ये जाके मिल जाता है, तो उसे त्रिसंलयन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इन 2 में से लगभग एक ना एक तो आ ही जाता है। अगला प्रश्न है कि स्तन ग्रंथि का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्तन ग्रंथि का नामांकित चित्र आप बना के देख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उसकी अच्छे से तैयार करेंगे। फिर है मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन करो, यानी कि मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन करो। तो आप उसकी संरचना बना लेंगे और उसका अच्छे से पढ़ लेंगे उसको। हालांकि हो सकता है केवल नामांकित चित्र ही बनाने को आए, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। फिर है मानव अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। या शुक्राणु या अंडाणु, इनमें से कोई एक की संरचना बनाने को आ सकती है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म को आप पढ़ेंगे अच्छे से और तैयार करेंगे। फिर है नर या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से नर या मादा जनन तंत्र कोई एक तो पूछा ही जाता है हर हाल में। तो पिछली बार मादा जनन तंत्र पूछा गया था, तो इस बार आप नर जनन तंत्र को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हालांकि पढ़ के मादा भी जाना है, लेकिन नर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर है जनसंख्या विस्फोट एवं उसके निवारण पर निबंध लिखिए। तो इसमें आपको लिखना होता है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है एवं इसके निवारण क्या है। तो किस तरह से जनसंख्या होती है और इसके निवारण क्या है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, वो आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है परिवार नियोजन क्या है, यानी कि जनसंख्या को किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि परिवार को सीमित कैसे करना है। उन विधियों, अस्थायी और स्थायी विधियों को हमें अच्छे से पढ़ना है और उसको याद करना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। फिर है महिला व पुरुष नसबंदी लिखिए। तो इसको आप अच्छे से करेंगे। महिला नसबंदी में तुम्हें पता है अंडवाहिनी को काट कर बांध देते हैं, और पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देते हैं, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का प्रवाह जो है वो ना हो। फिर है अगला प्रश्न है यौन संचारित रोग लक्षण तथा उनके रोकने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक रोग आ ही जाता है जो यौन से संबंधित है, यौन के द्वारा संचारित होता है। अगला प्रश्न है मेंडल के नियम लिखिए व उसके अपवाद। अपूर्ण प्रभाविता है, सह प्रभाविता है, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना। मेंडल के नियम, प्रभाविता का नियम हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम हो गया। तो इसमें से एक आ ही जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और शॉर्ट में ये भी आ सकता है मेंडल के द्वारा मटर के प्रयोग के लिए चयन किए गए लक्षण, जो 7 जोड़ी विपरीत
विपरीत लक्षणों को चुना गया तो उनमें से कोई आ सकते हैं, तो या हो सकता है विकल्प में भी आ जाए। और यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है बहुविकल्पीय के रूप में कि मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे वो किस पौधे पर किए गए थे, तो उद्यान मटर पे किए गए थे। तो ये वाला प्रश्न भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न है रुधिर वर्ग क्या है, और इसमें रुधिर वर्ग आप पढ़ेंगे अच्छे से। और सहलग्नता, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ही, इनमें से कोई एक तो आपको मिल ही जाना है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर है सिंड्रोम क्या है, तो सिंड्रोम गुणसूत्रों की अदला बदली से होने वाली एक डिजीज यानी कि रोग होता है। तो इसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीनों में से कोई एक सिंड्रोम तो आ ही जाता है। हर साल कोई ना कोई सिंड्रोम पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडलन संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये डीएनए की जो द्विकुंडलन संरचना है, इसमें इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ये ऐसे ना पूछ के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिए गए डीएनए के द्विकुंडलन मॉडल को समझाइए। तब भी आपको यही वाला प्रश्न जो है बताना है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक कूट क्या है, तो ये अच्छा प्रश्न है, आप पढ़ के जाइएगा, हो सकता है शॉर्ट में पूछ ले। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके महत्व क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके महत्व क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और इसको लगभग ये 2 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। तो डीएनए और आरएनए में आप अच्छे से अंतर पढ़ के जाएंगे, और विकल्प में हो सकता है डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म भी आ जाए, तो आप इसकी फुल फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है, और इसके अंतर और इसकी फुल फॉर्म को पढ़ के जाइएगा। फिर मानव जीनोम परियोजना क्या है, अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है चारगाफ का नियम लिखिए। तो चारगाफ का नियम आप एक दृष्टि इस पर भी डाल लेंगे, चारगाफ का नियम, इसको भी पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए की क्या भूमिका है। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, पढ़ के जाइएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, सिद्ध कीजिएगा। तो इसमें आप कोई एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके बताएंगे कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। फिर है डीएनए का अनुलेखन और द्विगुणन क्या, यानी कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, वो आपको पढ़ के जाना है, हो सकता है 2 नंबर या 4 नंबर में आ जाए। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैनले मिलर का प्रयोग समझाओ। तो इसमें आपको ये अच्छे से पढ़ना है। मानव विकास का वर्णन कीजिए। तो मानव विकास से एक प्रश्न आता ही है, चाहे वो मानव विकास हो या मतलब पृथ्वी का निर्माण हो, कैसे भी हो, तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो मानव विकास को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, और इन सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ के अपनी रफ कॉपी पर लिखकर देखिएगा, अच्छे से लिखो, हेडिंग और उसमें जो थ्योरी है उसको अच्छे से लिखिएगा, बढ़िया ढंग से तैयार कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएँ तो आपको लिखने का तरीका अच्छा आना चाहिए, किस तरह से प्रश्न लिखा जाता है। फिर है प्राकृतिक वर्ण क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे। समजात व समवृत्ति अंग किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर है लैमार्कवाद व डार्विनवाद क्या है, समझाइए। तो इन दोनों का कंपेयर होता है, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत समझाओ। तो इसका जो सिद्धांत है आप पढ़ के जाइएगा, अच्छे से तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है मलेरिया, टाइफाइड, हाथी पांव, कैंसर रोग का कारक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बेटा इसमें से कोई एक रोग जरूर पूछा जाता है, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, या हाथी पांव या कैंसर। इसके रोग के कारक, लक्षण तथा उपचार का जरूर वर्णन पूछता है प्रश्न। फिर है ड्रग्स क्या है, तो ड्रग्स आप जरूर पढ़ के जाएंगे, और ड्रग्स के क्या कुप्रभाव पड़ रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अब प्रतिरक्षा क्या है, और सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा का वर्णन कीजिए, इससे भी प्रश्न आता है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर अब वैक्सीन क्या है, इसके लाभ व हानि समझाओ। वैक्सीन पर आप एक नज़र डाल लेंगे, है ना, वैक्सीनेशन क्या होता है। फिर है संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, संक्रामक रोग का वर्णन
कीजिए। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, पढ़ के जाएंगे। मतलब जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाते हैं उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये प्रश्न आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे और 2-4 उदाहरण दे देंगे कि संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। फिर अगला प्रश्न है एड्स क्या है, इसके कारक व रोकथाम का वर्णन कीजिए। हालांकि इसका भी इलाज पूर्णतः संभव नहीं है, लेकिन अब इसको बस रोका जा सकता है, इससे बचाव किया जा सकता है। तो अच्छा प्रश्न है, लगभग हर साल पूछा ही जाता है एड्स क्या है। तो इसको एड्स क्या है, इसके कारक, लक्षण व रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है अल्कोहल के कुप्रयोग द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो ये अल्कोहल जो लोग सेवन करते हैं अल्कोहल का, तो उनके ये क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से तैयार करना है। अगला प्रश्न है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि मानव के जीवन पर जो सूक्ष्म जीव है उनकी क्या भूमिका है, अच्छे से आप पढ़ेंगे इस प्रश्न को। फिर है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न हो सकता है केवल ये भी पूछ ले कि बायोगैस संयंत्र का रेखांकित चित्र बनाइए, तो इसको आप एक नज़र जरूर डालेंगे अच्छे से। फिर ये जरूर पढ़ के जाना बाहित मल उपचार का वर्णन कीजिए। या तो बायोगैस संयंत्र या बाहित मल उपचार में से कोई एक जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, अच्छा प्रश्न है, इसको भी तैयार करके जाइएगा। फिर है जैव प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से जरूर तैयार करके जाइएगा। फिर है प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य लिखिए। तो क्या कार्य होता है प्रतिबंधन एंजाइम का, आप जरूर पढ़ के जाइएगा, अच्छे से तैयार कीजिए। बायोरिएक्टर के प्रारूप का वर्णन कीजिए, तो इस पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। फिर है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है पुनर्योगेश तकनीक का वर्णन कीजिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या महत्व है, लिखिए। तो जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में बहुत अधिक महत्व है। ये प्रश्न की हेडिंग बाय हेडिंग अच्छे से तैयारी करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखकर अच्छे से देखेंगे। ये भी प्रश्न अच्छा है, तो तैयार करके जाएंगे। और बीटी फसल, ये शॉर्ट में तो आता ही आता है। बीटी फसल क्या है, यानी कि बीटी का पूरा नाम क्या है, ये हो सकता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये पूछ ले कि बीटी का पूरा नाम क्या है। तो बीटी एक बैसिलस थ्योरेंजिएंसिस बैक्टीरिया का नाम होता है, जिसको फसलों में डालकर जिन फसलों को तैयार किया जाता है उसे बीटी फसल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, हो सकता है 2 नंबर या 4 नंबर में इसको पूछ लिया जाए। पारजीवी जंतु क्या है, ये भी अच्छा शॉर्ट प्रश्न बन सकता है, यहाँ से पढ़ के जाइएगा। और बायो पेटेंट या बायो पायरेसी, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट, इन 4 में से कोई एक प्रश्न तो आपको जरूर ही मिल जाएगा। बीटी फसल क्या है, पारजीवी जंतु क्या होते हैं, बायो पेटेंट या बायो पायरेसी क्या होता है, लिखिए। ये जरूर एक ना एक प्रश्न जरूर आ जाएगा, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फिर है इंसुलिन क्या है, इस पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। और समष्टि को परिभाषित कीजिए, अच्छा प्रश्न है, ये एक बार जरूर पढ़िएगा। और अगला प्रश्न है बायोस्फीयर क्या है, इसको भी आप तैयार करेंगे अच्छे से और पढ़ के जाएंगे। अगला है कि कीस्टोन प्रजातियां क्या हैं, तो हो सकता है शॉर्ट प्रश्न यहाँ से बन जाए 2 नंबर या 4 नंबर का, तो आप पढ़ के जाइएगा। सहजीविता पर टिप्पणी लिखिए, तो सहजीविता क्या होती है, इस पर आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे। और पारितंत्र किसे कहते हैं, इसमें पाए जाने वाले जैविक व अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप पढ़कर जाएंगे। और अगला प्रश्न है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, जीव भार, जैव संख्या, जैव ऊर्जा का पिरामिड समझाओ। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आज ही आप पढ़ के लिख के तैयार करोगे। इसमें से जीव भार या जैव संख्या या जैव ऊर्जा का पिरामिड जरूर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे, पिरामिड से प्रश्न जरूर बनता है। अगला प्रश्न है जैव विविधता क्या है, स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण की व्याख्या कीजिए। तो ये शॉर्ट में या लॉन्ग में प्रश्न आ सकता है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
और फिर है रेड डाटा बुक किसे कहते हैं। तो रेड डाटा बुक क्या होती है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। और अभ्यारण्य क्या है, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ प्रश्न जो हैं वो छूट गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, वो मैं उनको अगली वीडियो में आपको भेजूंगा। इन सभी प्रश्नों को यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके मार्क बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और अपनी रफ कॉपी पर अच्छे से लिख कर देख लीजिएगा। धन्यवाद। अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।